Hi everyone, my name is Shreya Rajan. Welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to start with chapter Fundamental Duties. हमने फंडामेंटल राइट्स भी कर लिए हैं और डीपीएसपी भी कर ली है, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके फर्स्ट यूनिट से है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज. इसके अलावा प्रियम्बल भी आपको पता होना चाहिए और इन चारों में क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या क्या मेंशन्ड है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए. तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है, कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमेशा से रहे हैं या नहीं. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब हमारे फोरफादर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब उन्हें नहीं लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है नेसेसरीली पार्ट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट. डीपीएसपी अगर आप देखें तो ये जो है ड्यूटीज ऑफ स्टेट आप बोल सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमेशा से रहा है, राइट. लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज थी, या फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फंडामेंटल ड्यूटीज किससे इंस्पायर करके इनकलकेट की. तो आप देखेंगे 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना. ये इंस्पिरेशन हमें मिली थी यूएसएसआर से. मोस्टली अगर आप देखेंगे सारे देश जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लाइक कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड नहीं है. बट जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्सेप्शन है. जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है. परहैप्स ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जिनमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मेंशन थी, राइट. फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए होती हैं? सिटीजन्स के लिए, राइट. कि सिटीजन की क्या ड्यूटी है अपने देश के प्रति, ये होती है फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट. तो अगर आपको पता हो कि कौन से देश से हमने इंस्पायर होकर, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? यूएसएसआर, राइट. हमारे अलावा कौन सा ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है? तो वो है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. इतना क्लियर है. देखते हैं कि 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कैसे बनी. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में. ठीक है. 1976 में उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ठीक है. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को सेटअप किया गया ताकि वो रिकमेंडेशन दे अबाउट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है. और ये पता किया गया कि ऐसी क्या इंडिया को नीड है फंडामेंटल ड्यूटीज की. नेसेसिटी जो है इसकी फील हुई ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी. आपको पता है हमने इमरजेंसी चैप्टर नेशनल इमरजेंसी किया हुआ है. नेशनल इमरजेंसी एज वेल एज प्रेसिडेंट्स रूल हम अभी तक कर चुके हैं. इसलिए कर चुके हैं क्योंकि मुझे ये क्रोनोलॉजी में बताना था. तो आपको पता है 1975 से लेके 77 का जो पीरियड था ये इंटरनल इमरजेंसी का पीरियड था. इस वक्त ऐसा फील हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उन्होंने रेकमेंड किया कि एक सेपरेट चैप्टर बनना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, ठीक है. उन्होंने स्ट्रेस किया कि जो सिटीजन्स हैं उन्हें कॉन्शियस होना चाहिए कि अपने राइट्स को तो वो एंजॉय करें ही, बट साथ ही साथ देश के प्रति अपनी कुछ ड्यूटीज को भी वो निभाएं. ऑफकोर्स स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट होती है और उसके बाद इनैक्ट होता है द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. 42nd तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या क्या इसके साथ आया है ये भी आपको पता होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है. तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 होता है और ये पार्ट ऐड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आप कहते हैं पार्ट 4A,
ठीक है, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल होता है जिसे आप कहते हैं आर्टिकल 51A। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? स्वरण सिंह कमिटी 1976 recommends separate chapter for fundamental rights. 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 inculcates Part 4A, जिसमें एक आर्टिकल होता है जो कि आर्टिकल 51A है। राइट? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आप देखेंगे कि ये जो न्यू पार्ट है जिसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, फर्स्ट टाइम स्पेसिफाई करता है अ कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, ये ओरिजिनल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी ने क्या बोला था पहले वो देख लेते हैं और फिर हमारी प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं कि अभी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से हैं। स्वरण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेट होने थे 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट? इंटरेस्टिंगली जो सर्टेन रिकमेंडेशन थी इस कमिटी की वो एक्सेप्ट नहीं की गई। कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन थी जो एक्सेप्ट नहीं की गई? स्वरण सिंह कमिटी ने यह कहा था कि एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी एंड पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो स्वरण सिंह कमेटी की एक रिकमेंडेशन ये थी कि पार्लियामेंट को ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए कि एक पेनल्टी या पनिशमेंट लगे फॉर नॉन कंप्लायंस और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व ड्यूटीज। मतलब कि अगर सिटीजन जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है अपनी फंडामेंटल ड्यूटी के साथ तो उस पे पनिशमेंट हो। राइट? नॉन कंप्लायंस पे पेनल्टी लगे। बट ये रिकमेंडेशन जो है एक्सेप्ट नहीं हुई। एक और रिकमेंडेशन थी जो एक्सेप्ट नहीं हुई कि ऐसा कोई लॉ जो ये पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा हो वो कभी भी क्वेश्चन नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहले तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा लॉ बनाइए कि पेनल्टी और पनिशमेंट मिले किसी इंसान को अगर वो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्जर्व नहीं करता। सेकेंडली, ऐसा जो लॉ है ये चैलेंज नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये दोनों ही रिकमेंडेशन जो है एक्सेप्ट नहीं हुई। तीसरी एक और रिकमेंडेशन थी जो एक्सेप्ट नहीं हुई, जो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट वो बनाने वाले थे, दैट इज ड्यूटी टू पे टैक्सेस। इसे फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट बनाना चाहती थी स्वरण सिंह कमेटी, बट ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या प्रेजेंट पोजीशन है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास अभी हमें करनी है। आर्टिकल 51A की बात करते हैं। आई थिंक इट लुक्स लाइक 61। ठीक है, सबसे पहली जो यहां पे फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस रिस्पेक्ट आइडियल्स, institutions, national flag and anthem, national anthem। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि आप अबाइड करें बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, आप रिस्पेक्ट करें आइडल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये आपकी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो दो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ऐसे ही याद हो गई। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन
को अबाइड करना है, रिस्पेक्ट क्या करना है, आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, फ्लैग एंड एंथम को। इसके अलावा आपको चेरिश करने हैं, फॉलो करने हैं नोबल आइडियाज। कौन से वाले आइडियल्स? जो आपके नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को जिन आइडियल्स ने इंस्पायर किया था उनको आपको फॉलो करना है, उनको आपको चेरिश करना है। ठीक है। थर्ड है टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इजी, यहां तक इजी है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली, फ्लैग की बात कर ली, इंस्टीट्यूशंस, आइडियल्स की बात कर ली, एंथम की बात कर ली, फिर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के आइडियल्स की बात कर ली, उसके बाद सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की बात कर ली। ठीक है। अब आप समझो, अगर सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात की है तो ऑब्वियसली आपको अगर डिफेंड करना है कंट्री को तो उसकी भी बात कर लेते हैं। डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, राइट। जब कंट्री को जरूरत हो तो आप अपनी नेशनल सर्विस प्रोवाइड करें, आप डिफेंड करें कंट्री को। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यूनिटी प्रोपगेट करनी है, यूनिटी मेंटेन करनी है तो ऑब्वियसली आप कैसे करेंगे? प्रमोट हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है। ट्रांसेंडिंग व्हाट? ट्रांसेंडिंग रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज। क्या बोला यहां पर? सबसे पहले हमने बोला कि हम अबाइड करेंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट करेंगे उसके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग और एंथम को। फिर हमने नेशनल स्ट्रगल और उसके आइडियल्स को चेरिश करने की बात की, उसको फॉलो करने की बात की। फिर हमने सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात की। सॉवरेनिटी से हमें याद आया कि हमें डिफेंड करना है कंट्री को व्हेनेवर वी आर कॉल्ड, व्हेनेवर द कंट्री नीड्स वी हैव टू रेंडर अ नेशनल सर्विस। यूनिटी से हमें पता है कि हमें हार्मनी की बात करनी है, कॉमन ब्रदरहुड की बात करनी है। कॉमन ब्रदरहुड irrespective of our religious, linguistic, regional and sectional diversities। इसमें एक और पॉइंट है कि आपको डिग्निटी मेंटेन करनी है। किसकी? वुमेन की। ठीक है। ऐसी प्रैक्टिसेस को आपको रिनाउंस करना है जो कि डेरोगेटरी हो डिग्निटी ऑफ वुमेन की। ठीक है। ऐसी प्रैक्टिसेस जो वुमेन की डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी हैं उनको आपको रिनाउंस करना है, उन्हें आपको छोड़ना है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। टू वैल्यू, प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। आपको वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ठीक है। अब रिच हेरिटेज आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ प्लस कंपैशन दिखाना है आपको टुवर्ड्स लिविंग क्रीचर्स, राइट। क्या क्या पढ़ा हमने? कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, एंथम, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। सॉवरेनिटी से हमने डिफेंड किया, नेशनल सर्विस रेंडर की। यूनिटी से हम हार्मनी, कॉमन ब्रदरहुड, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज को ट्रांसेंड करने की बात कर रहे हैं। डिग्निटी ऑफ वुमेन को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। रिच हेरिटेज कॉम्पोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ की बात की गई है और कंपैशन शो करने की बात की गई है टू लिविंग क्रीचर्स। इसके अलावा यू हैव टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म।
ठीक है, राइट। रिफॉर्म करने की आप में स्पिरिट होनी चाहिए कि कोई चीज अगर आपको दिख रहा है कि ये हमारे कंट्री में लैकिंग है या हमारी पर्सनालिटी में लैकिंग है, तो हमें उसको रिफॉर्म करना है, इंक्वायर करना है अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। साइंटिफिक टेम्पर जो है डेवलप करना है, तभी एक कॉम्पोजिट कल्चर की कंट्री रन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी है, राइट। ह्यूमनिज्म, करेक्ट। इसके अलावा आपको सेफ गार्ड करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर करना है आपको वायलेंस। ऑब्वियसली पब्लिक प्रॉपर्टी को आप सेफ गार्ड कीजिए और एब्जर कीजिए आप वायलेंस को, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको स्ट्राइव करना है टुवर्ड्स एक्सीलेंस। कैसा एक्सीलेंस? इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव। किस लिए करना है? ताकि जो नेशन है वो कॉन्स्टेंटली राइज करे टू हायर हाइट्स एंड एंडेवर्स एंड अचीवमेंट्स, राइट। इतने क्लियर हो गए? सो हाउ मेनी हैव वी स्टडीड टिल नाउ? वी हैव स्टडीड 5 ओवर हियर एंड 5 ओवर हियर, 10 हो गए। एक और फंडामेंटल ड्यूटी आपको देखने को मिलेगा जो कि है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है एजुकेशन 6 to 14 वाली, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में ऐड हुआ था। इतना क्लियर है, राइट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 याद हो गया होगा अभी तक, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में भी हमने पढ़ा है, राइट। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, आई एम सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स हम देखते हैं। इनमें से कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं, कुछ इनमें से सिविक ड्यूटीज हैं। ऑब्वियसली जब आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, ठीक है, ऑल्सो आप नोबल आइडियल्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, फ्रीडम स्ट्रगल की, ठीक है, ये मॉरल चीज है कि आप जब नोबल आइडियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि आप नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें, आप एंथम को रिस्पेक्ट करें, आपकी सिविक ड्यूटी है, राइट। आप यहां पे देखेंगे कि मोस्टली जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये इंडियन ट्रेडिशन, जो बोलते हैं ना इंडियन ट्रेडिशन या इंडियननेस, उसका ही पार्ट है। इंडियन माइथोलॉजीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इन सब का पार्ट है, राइट। जैसे कि अगर आप बोलें कि आपको रिस्पेक्ट करना है अपने एनवायरनमेंट को, तो आप देखेंगे बहुत सालों से एंशिएंट हिस्ट्री भी अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता होगा कि कैसे इट वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, राइट। तो इंडियन वे ऑफ लाइफ को दर्शाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। Unlike some of the fundamental rights which extend to all persons whether citizens or foreigners, fundamental duties जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि आप ड्यूटी एक्सपेक्ट आप करते हो कि आपके सिटीजन्स फॉलो करेंगे, राइट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये सिटीजन्स के लिए। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये नॉन जस्टिसाइबल है। मतलब क्या है? अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता है, राइट, तो इसका कोई लीगल एक्शन, लीगल सैंक्शन नहीं हो सकता है अगेंस्ट इस वायलेशन, ठीक है, राइट। तो इसका कोई एनफोर्समेंट नहीं है बाय एनी कोर्ट, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट ऑब्वियसली लेजिस्लेशंस बना सकती है जिससे ये एनफोर्स हो। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेजिस्लेशन है, ऑफकोर्स आप उसमें अगर मेंशन्ड कोई क्राइम करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, राइट। लेकिन विदाउट लेजिस्लेशंस ये ऐसे ही एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज की। सिग्निफिकेंस देखने के पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म क्या है, तभी हमको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा, राइट। पार्ट 4A में ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को।
और फॉलोइंग ग्राउंड्स पे इसे क्रिटिसाइज किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जैसे कि वोट देना, फैमिली प्लानिंग, ये सब इसमें मेंशन नहीं है. ठीक है, दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि कुछ इसमें से वेग, एम्बिगियस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन है. जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर अगर किसी कॉमन मैन को बता दिया गया तो शायद उन्हें समझ ना आए कि उन्हें करना क्या है. कॉम्पोजिट कल्चर एक डिफिकल्ट वर्ड है, राइट. ऑल्सो इसे डिस्क्राइब किया गया है एज अ कोड ऑफ मॉरल परसेप्ट्स, क्योंकि ये नॉन जस्टिसाइबल है, राइट. कोई पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं है इसके नॉन परफॉर्मेंस पे, राइट. इसीलिए जो इनके क्रिटिक्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के, वो बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुपरफ्लुअस है, एक तरीके से दिखावा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली जस्टिसाइबल नहीं है. ये फंडामेंटल ड्यूटीज के क्रिटिक्स कहते हैं, राइट. इतना क्लियर है. अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज, एक और क्रिटिसिज्म उसका ये है कि इसे पार्ट 4A में डाला गया है. आपको पता है फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 का पार्ट है, तो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इसे भी पार्ट 3 में ही ऐड किया जाना चाहिए था. एनीवे, अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के. सबसे पहले तो ये रिमाइंडर का काम करते हैं, ठीक है, कि आपके पास राइट्स तो हैं बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स द नेशन. ठीक है. दूसरी, ये सर्व करते हैं एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज. थर्ड, इंस्पिरेशन की जैसे काम करते हैं. अब आपके पास एक आइडिया है एज टू हाउ टू बी अ बेटर सिटीजन. ठीक है. ऑल्सो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट हेल्प्स द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ. तो डिटरमाइन करने में काम आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ. मोहन कुमार सिंघानिया केस था 1991 का. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इन्हें यूज किया जा सकता है टू इंटरप्रेट एम्बिग्यूअस लॉज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. मोहन कुमार सिंघानिया केस था. कब का था? 1991. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आर्टिकल 51A है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन्हें यूज किया जा सकता है. किस लिए? ताकि इंटरप्रिटेशन हम कर पाए. किनका इंटरप्रिटेशन कर पाए? ऐसे लॉज का, ऐसे ऑर्डर्स का जो एम्बिगुअस इन नेचर हो. ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसकी हम डिटरमाइन कर पाए. एक और इंपॉर्टेंट केस यहां पे मेंशन करना जरूरी है, वो है रामलीला मैदान इंसिडेंट. ठीक है. 2012 का ये केस है. कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक कॉमन थ्रेड है. अ कॉमन थ्रेड रन्स थ्रू पार्ट 3, 4 एंड 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. रामलीला मैदान इंसिडेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक कॉमन थ्रेड है जो रन थ्रू करता है पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से. जो पार्ट 3 है, जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है? एन्यूमरेट कर रहा है कि सिटीजन्स के पास क्या राइट्स हैं. जो सेकंड है, वो डिक्लेयर कर रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस. जो थर्ड है यानी 4A, वो बता रहा है कि ड्यूटीज क्या हैं सिटीजन्स की. ठीक है. और कोर्ट ये तक भी बोलती है कि इनमें से किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते वक्त एडवाइजेबल ये है कि आप एग्जामिन करें स्कोप एंड इंपैक्ट ऑफ ईच सच इंटरप्रिटेशन ऑन द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स emerging फ्रॉम दीज पार्ट्स.
क्या बोला कोर्ट ने? कोर्ट ने बोला कि किसी भी इनमें से प्रोविजन को इंटरप्रेट करते वक्त ये एडवाइजेबल है कि एग्जामिन किया जाए कि ये स्कोप और इम्पैक्ट जो होगा इस इंटरप्रिटेशन का वो कैसे होगा ऑन दीज थ्री, राइट? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल बाय लॉ है? ऑफ कोर्स ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है फॉर इट्स एनफोर्समेंट, राइट? इतना क्लियर है? ओके, आई थिंक दैट इज इट. शुड वी डू वर्मा कमिटीज ऑब्जर्वेशंस एज वेल? ठीक है, देख लेते हैं ये भी. वर्मा कमिटी की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? वर्मा कमिटी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स 1999 में उन्होंने कुछ कुछ ऑब्जर्व किया. उन्होंने आइडेंटिफाई किया एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम फंडामेंटल ड्यूटीज. कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस है? सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपको पता है 1972. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1967, ठीक है. इसमें क्या बोला गया था? 1951, आई एम सॉरी, पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगेज करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, यानी करप्ट प्रैक्टिसेस कैसी? जैसे सॉलिसिटिंग वोट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्रमोटिंग एनिमिटी, ये सब ग्राउंड्स पे. ठीक है, तो ये एक पॉइंट था. ऑल्सो अगर आप देखें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955, कास्ट और रिलीजन ऑफेंसेस के अगेंस्ट पनिशमेंट की बात हो रही है. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में आया था. प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ये डील करता है विद डिसरिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम, राइट? इसके अलावा यूएपीए, declaration of a communal organization and as an unlawful association. ठीक है, ये कुछ एक्ट्स हैं जो लीगल इफेक्ट देती है, लीगल इम्प्लीमेंटेशन यहां पे आपको देखने को मिलता है ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट? दैट इज इट फॉर टुडे. आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. In the next lecture, we'll start with amendment of the Constitution.